खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। गुड इवनिंग। शाम के 5 बजे हैं। इकोनॉमी एनजीओ देख रहे हैं आप। शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके साथ में हूं अंशु पवार। रुख करेंगे शेयर बाजार का। लगातार 5 सेशंस की तेजी के बाद आज शेयर बाजार पर मुनाफा वसूली से दबाव बना। नतीजा सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी 93 अंक टूटा है, जबकि सेंसेक्स में 345 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। रुपए की अगर बात की जाए तो रुपया आज 8 पैसे कमजोर होकर बंद हुआ है, 74.94 के मुकाबले 75.2 के स्तर पर। ऑटो आईटी शेयरों की तरफ से आज बाजार में दबाव बना रहा। दिग्गज शेयरों के साथ साथ मिड और स्मॉल कैप शेयरों पर भी मुनाफा वसूली हावी दिखी। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स में 0.39% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.43% का दबाव देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इसमें भी आज बिकवाली हावी दिखी। 0.42% की गिरावट लेकर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में आज बिकवाली हुई और इसी के चलते बैंक निफ्टी 43 पॉइंट्स फिसलकर 22,584.65 के लेवल्स पर बंद हुआ है। निफ्टी के प्राइवेट बैंक इंडेक्स में आज 0.31% की कमजोरी रही, जबकि निफ्टी का जो पीएसयू बैंक इंडेक्स है यानी कि सरकारी बैंक इंडेक्स, उसमें 2.34% की तेजी रही। बाकी के इंडाइसेस की अगर बात की जाए तो निफ्टी के रियल्टी इंडेक्स में 1.95% की गिरावट रही। मीडिया इंडेक्स 1.56% की कमजोरी लेकर क्लोज हुआ है, जबकि मेटल इंडेक्स 1.57% चढ़कर बंद हुआ। ऑटो इंडेक्स की अगर बात की जाए तो ऑटो इंडेक्स में आज 1.95% का दबाव रहा, जबकि फार्मा इंडेक्स में आज 0.71% की बढ़त देखी गई है। आईटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 1.72% की गिरावट इसमें भी दर्ज की गई है, जबकि एफएमसीजी इंडेक्स 255 अंकों की गिरावट लेकर बंद हुआ है। एडवांस और डिक्लाइंस की बात की जाए तो निफ्टी के 50 में से 15 शेयरों में खरीदारी रही। 35 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बैंक निफ्टी के 12 में से 5 शेयर हरे निशान में बंद हुए, जबकि 7 शेयरों पर बिकवाली का दबाव रहा। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स के 30 में से 8 शेयरों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि 22 शेयरों पर बिकवाली हावी दिखी। बाजार का आज का सत्र खत्म होने पर सेंसेक्स 345.51 अंक टूटा है। 36,329 के लेवल्स पर इसने अपनी क्लोजिंग दी है, जबकि निफ्टी 93.90 अंकों की गिरावट लेकर 10,705.75 के लेवल्स पर क्लोज हुआ है। यानी कि आज सेंसेक्स में 0.94% और निफ्टी में 0.87% की कमजोरी देखने को मिली है। चलिए, शेयर बाजार पर आपकी किस तरह की रणनीति होनी चाहिए और जिस तरह से आज मार्केट्स में वीकनेस के साथ ट्रेड हुआ है, इसको लेकर आगे किस तरह का मार्केट का चाल हो सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत कर लेते हैं अविनाश गुरास्कर से, डायरेक्टर रिसर्च है और प्रॉफिट मार्ट से। उनसे बातचीत कर लेते हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी को समय देने के लिए। सर, लगातार 5 सेशंस की जो खरीदारी थी वो आज बाजार ने गंवा दी है। आज मुनाफा वसूली का दबाव शेयर बाजार पर देखने को मिला है। मार्केट्स को लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरह के व्यूज आप लेकर चल रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में आज जो गिरावट हुई है वो ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लगातार 6-7 दिनों से जो कंटिन्यूस तेजी हमने देखी थी, इसमें एक ब्रेक लग गया है, लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो अभी भी पॉजिटिव है। मार्केट्स में सबसे अच्छी बात यह है कि एफआईआईज अभी भी पैसा बाजार में डाल रहे हैं और लिक्विडिटी ग्लोबली काफी अच्छी है। हमको लग रहा है कि मार्केट्स में इन्वेस्टर्स को स्टॉक स्पेसिफिक व्यू पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी पहले तिमाही का रिजल्ट्स भी आने की उम्मीद है। करीबन 12 से 15 तारीख से ये नतीजे शुरू हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। और ज्यादातर हमको लग रहा है जो फ्रंटलाइन सेक्टर्स है, जैसे कि ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, बैंक्स है, यहाँ पे फोकस करिए। ओवरऑल हमको नहीं लग रहा है कोई पैनिक की कोई कारण है, लेकिन ओवरऑल हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों के लिए मार्केट थोड़ा सा नरम रहेगा। उसके बाद वापस रिजल्ट्स के हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल पोजीशन पॉजिटिव ही रहेगी आगे। ओवरऑल पोजीशन पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन सर, जिस तरह से कहा जा रहा है जो कि फिलहाल मार्केट में जो ये तेजी बनी हुई थी, ये फिलहाल बबल बना हुआ है, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, मैं समझता हूँ कि
निवेशकों को ऐसी छोटी मझोली कंपनी से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, जहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स और जो शेयर होल्डिंग है वो काफी लिमिटेड है। अगर इन्वेस्टर्स फ्रंट लाइन और बड़ी कंपनीज में निवेश करते हैं तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक एसआईपी मोड से धीरे धीरे खरीदिए। ऊपरी भाव पे जरूरी नहीं है कि हर बार ऊपरी बाजार से हायर लेवल्स पे ही शेयर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि लिक्विडिटी डेफिनेटली एक कारण है जिससे कि स्टॉक्स बहुत ज्यादा भाग चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी ऐसे कंपनीज और मौके हैं जहाँ पे निवेश करने के मौके रहेंगे। बट ओवरऑल ये थोड़ा सा कॉशन जरूर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। सर, तो वो ऐसी कौन सी कंपनियां होंगी जिसमें आप पैसा लगाने की सलाह देंगे? कौन कौन से, साथ ही सेक्टर्स की अगर हम बात कीजिए, क्योंकि आज के सेशन में मेटल और फार्मा को छोड़ दें तो बाकी के सभी सेक्टर्स में आज वीकनेस के साथ ट्रेड हुआ है। तो आप ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक होकर ही निवेश किया जाए। तो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज होंगे, कौन से शेयर्स होंगे जिनमें बाइंग की जा सकती है? मुझे लग रहा है कि दो सेक्टर्स काफी अच्छे पोजीशन में है। एक तो स्पेशलिटी केमिकल्स है और दूसरा हमको लग रहा है जो रूरल ओरिएंटेड ऑटो कंपनीज है, जैसे कि रूरल ऑटो कंपनीज में हम कहे तो एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा, हीरो मोटरकॉर्प, ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे हमको लग रहा है कि काफी हद तक इनके रूरल रिलेटेड जो डिमांड के पोजीशन है वो काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे निवेश के मौके हो सकते हैं, वो भी मार्केट करेक्शन पे। और स्पेशलिटी केमिकल्स में हम समझते हैं कि अगर किसी को लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदना है तो आरती इंडस्ट्रीज एक अच्छा विकल्प रहेगा। काफी ऊपरी लेवल से गिर चुका है और इनका काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है। चाइना का जो प्रॉब्लम हो चुका है, इससे इनको काफी फायदा आने वाले एक साल में होने की उम्मीद है। तो ये डेफिनेटली एक सिलेक्टेड विकल्प है जो निवेशक मार्केट में कभी भी कोई भी थोड़ा बहुत और करेक्शन आता है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके निवेश करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशलिटी केमिकल के साथ साथ रूरल ऑटो कंपनीज जैसे कि एस्कॉर्ट्स हो गया, ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं जिनको आप लंबी अवधि के लिहाज से, जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से अविनाश की तरफ से कहा गया है कि धीरे धीरे बाजार में पैसा लगाएं, वो भी एक अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। लिक्विडिटी की समस्या फिलहाल बाजार में बनी हुई है, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज में तो आप पैसा लगाने की सलाह दे ही रहे हैं। एक और ऐसा स्ट्रॉन्ग शेयर कौन सा होगा जिसको 4 से 6 महीने की अवधि के लिहाज से इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जा सकता है, अविनाश? मुझे लग रहा है कि अगर किसी को ई कॉमर्स के बिजनेस में निवेश करना है तो एक गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी जिसको हम एमएसटीसी के नाम से जानते हैं, एमएसटीसी ऐसी कंपनी है जो कंट्री का सबसे बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल चलाती है और हमको लग रहा है कि नतीजे भी काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट हाल ही का जो करंट ईयर फिनिश हो गया FY20 में, यहाँ पे करीबन 1200 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 100 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने अर्न किया है। तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। वैल्यूएशन भी बहुत सस्ते हैं, करीबन 6 या 7 के पी पे ये स्टॉक अभी मिल रहा है आने वाले एक साल के अर्निंग्स के हिसाब से। तो यहाँ पे निवेश डेफिनेटली अच्छा रहेगा, कम से कम 6 से 12 महीने के लिए। सर, आरती इंडस्ट्रीज और एमएससीसी के लिए आप टारगेट सजेस्ट कर सकते हैं? इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज के लिए हमको लग रहा है कि इस लेवल से काफी भाग चुका है तो थोड़े निचले लेवल पे खरीदे, लेकिन हमको लग रहा है कि करीबन 15 से 16% की अपसाइड मिलेगी। और रही बात एमएसटीसी की, तो हमको लग रहा है कि करीबन 200 रुपए का टारगेट इन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स पॉसिबल है। ठीक है, इसके अलावा सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैबिनेट की बैठक हुई थी, कई महत्वपूर्ण फैसले इस पे लिए गए हैं, इसको लेकर मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट कर सकता है? मुझे लग रहा है डेफिनेटली मार्केट इस पे पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, बट हमको लग रहा है जो सबसे बड़ी समस्या है कि मार्केट्स में जिस प्रकार की तेजी स्टॉक्स में आई है, बाजार में ज्यादातर जो भी पॉजिटिविटी है वो मार्केट्स ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं। तो ये न्यूज फ्लो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट हमको नहीं लग रहा है कि इससे कोई और बड़ी रीरेटिंग मार्केट्स में आएगी। आई थिंक अभी मार्केट्स जो वॉच करेगा वो इम्पोर्टेंट आंकड़ा बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स होंगे, जो हमको लग रहा है आने वाले फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से मेरे ख्याल से 12-15 जुलाई से शुरू होंगे और तब नंबर्स से ही आगे जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डिसाइड होगा। तो ये जो फॉर्मेलिटी आज गवर्नमेंट ने की है, इससे कोई बड़ी रीरेटिंग इमीडिएटली आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है, एक जो आखिरी सवाल वो होगा ये आईटी कंपनीज को लेकर। जिस तरह से ट्रंप सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जो H1B वीजा को अब बैन कर दिया गया है फिलहाल इस ईयर एंड तक, तो उसका किस तरह का इम्पैक्ट आईटी सेक्टर पर देखने को मिल सकता है और आईटी कंपनीज पर? नहीं, इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली इसका असर नेगेटिव होगा, क्योंकि काफी ऐसी आईटी कंपनी है जो यूएस से बिजनेस करती है। अगर इनका H1B कोटा में कोई प्रॉब्लम होता है तो इनके लिए दिक्कत जरूर बढ़ेगी। और दूसरी बात, जिस प्रकार का ग्लोबल माहौल है, हमको लग रहा है कि पहला और दूसरा तिमाही आईटी कंपनीज के लिए काफी खराब रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण
काफी ग्लोबल इकोनॉमीज अभी भी वीक कंडीशन में है, तो इंक्रीमेंटल ऑर्डर बुक तो कम आएगी, लेकिन अगर ये मामला यूएस से आता है तो डेफिनेटली इनके लिए थोड़ा सा तकलीफ का मामला हो सकता है कि इस कारण स्टॉक्स में थोड़ी कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक और आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहूंगी, इक्विटीज के मुकाबले कमोडिटीज आपको कितना फायदे का सौदा नजर आ रही हैं? क्योंकि गोल्ड अपने हाईज पर है, 49,000 के लेवल्स आज उसने टच किए हैं, तो कमोडिटीज को लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजी या फिर किस तरह का व्यू आप लेकर चल रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है सोने में अभी भी तेजी बरकरार रहेगी और आगे भी चलेगी, क्योंकि ग्लोबली मार्केट्स में अनसर्टेनिटी और वोलेटिलिटी काफी आगे बढ़ने की संभावना रहेगी और उसी कारण से गोल्ड में हमको लग रहा है कि शायद और थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। जो निवेशक गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी ETF फंड या म्यूचुअल फंड या टिपिकली फिजिकल गोल्ड थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो में जरूर रखे, क्योंकि हमको लग रहा है ये जो साल है ये गोल्ड के लिए काफी स्ट्रांग और अच्छा साल साबित होगा। तो अपने इक्विटी के पोर्टफोलियो के इंक्लूड करके इसमें थोड़ा सा निवेश जरूर करें। गोल्ड में हम काफी पॉजिटिव हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश हमसे बातचीत करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो अविनाश कुरस्कर हमारे साथ जुड़े हुए थे। स्पेशलिटी केमिकल, रूरल ऑटो कंपनियों में निवेश की सलाह आपको दी गई है। साथ ही साथ आरती इंडस्ट्रीज में अगर आप 4 से 6 महीने का नजरिया लेकर निवेश करते हैं तो 15 से 16% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। MSCC एक कंपनी है, इसके वैल्यूएशंस भी काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। ई-कॉमर्स कंपनी है, नतीजे भी काफी बेहतरीन कंपनी की तरफ से पोस्ट किए गए थे। तो ये 2 ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं, ऐसा अविनाश का मानना है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, कुछ और जरूरी खबरें दिखाएंगे लेकिन ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई बड़े मंत्री इस बैठक का हिस्सा बने। बैठक की अगर बात की जाए तो 4 अहम फैसले इसमें लिए गए हैं। किन फैसलों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है, रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और CCEA की अहम बैठक हुई। बैठक में 3 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। फैसले के तहत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दी है। दूसरा, गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक के लिए बढ़ाने पर कैबिनेट ने सहमति जताई। वहीं तीसरे और अहम फैसले के तहत कारोबारियों और कर्मचारियों को फायदा देते हुए 24% EPF मदद को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यही नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री LPG सिलेंडर बांटे जाने की योजना को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कैबिनेट के इन फैसलों से किसको कितना फायदा होगा। कारोबारियों और कर्मचारियों को तोहफा। मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 24% EPF सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। जिन कंपनियों में 100 कर्मचारी हैं और उनमें से 90% कर्मचारी 15,000 रुपए से कम कमाते हैं, तो ऐसी कंपनियों की तरफ से EPF में योगदान मार्च से लेकर अगस्त 2020 तक सरकार की ओर से दिया जा रहा है। याद दिला दें कि मई में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले से 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़। मोदी सरकार ने कृषि सेक्टर की समस्याओं को समझते हुए अहम फैसला लिया है। कोरोना के समय में सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर था जो लॉकडाउन और कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ था। ऐसे में इस सेक्टर की प्राथमिकता को समझते हुए मोदी सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया और 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की है, जिसे अब कैबिनेट ने भी हरी झंडी दे दी है। गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार। कैबिनेट बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया जाए। बता दें कि लॉकडाउन के समय से मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों में मुफ्त राशन बांट रही है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है। इसका ऐलान मार्च में किया गया था। मुफ्त राशन जून तक दिया जाना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर तक करने का फैसला लिया गया है। उज्ज्वला योजना का विस्तार। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जो फ्री LPG सिलेंडर दिए जा रहे थे, उसे आगे भी जारी रखा जाएगा। ये फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। तेल कंपनियां EMI डेफरमेंट स्कीम की मियाद अगले 1 साल तक बढ़ा सकती हैं, जो इस साल जुलाई 2020 में खत्म हो रही है।
यानी अगले 1 साल तक उज्ज्वला योजना के ग्राहक जो LPG सिलेंडर खरीदते हैं उनको EMI की कोई भी राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होगी। बिजनेस डेस्क, जनतंत्र टीवी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग कोरोना के बाद के हालात में ज्यादा नौकरियां देगा, साथ ही वर्क फ्रॉम होम फिलहाल जारी रहने वाला है। ऐसे में मीडिया और मनोरंजन नौकरी देने वाले बड़े सेक्टर के रूप में उभर सकता है। वित्त राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि इस संकट में हमें अवसर की तलाश करनी होगी, ये विकास करने के लिए सही समय है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें मीडिया और मनोरंजन उद्योग में रोजगार और ग्रोथ की बड़ी संभावनाएं नजर आ रही हैं। भारतीय उद्योग जगत इस मुश्किल घड़ी में निकलने और इस पर विजय पाने में सफल रहेगा। सरकार ने सिर्फ 2 हफ्ते में 2 दशकों के रिफॉर्म्स के ऐलान किए हैं, इन्हें अब लागू किया जा रहा है। बता दें कि ये तमाम बातें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिक्की के एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोली। ठाकुर ने यह भी कहा कि कोरोना ने देश की लंबी अवधि की योजनाओं को चोट पहुंचाया है। ग्लोबल सप्लाई चेन और लेबर मार्केट इससे प्रभावित हुआ है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि कोविड-19 ने कारोबार के हर क्षेत्र में अनिश्चितताएं पैदा की हैं। कोई ये नहीं बता सकता ये महामारी कब खत्म होगी। वित्त मंत्रालय रोजाना स्थिति की समीक्षा कर रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज का अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर होगा। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनवा देते हैं। And I think Indian industry can do well if our films, our series, our serials, our soaps are being appreciated globally. The language can't be barrier. These digital platforms can help us to grow. And I'm sure वहीं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR में 5 से 10 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करने की घोषणा की है। यह कटौती शॉर्ट टर्म के लिए की गई है, जो कि 10 जुलाई से लागू होगी। डिमांड को बनाए रखने के लिए बैंक ने यह कटौती की है। इस कटौती से होम लोन सस्ता हो जाएगा। बैंक ने MCLR में लगातार 14वीं बार कटौती करने का फैसला किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का MCLR बाजार में सबसे नीचा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए गए अपने बयान में कहा कि 10 जुलाई से 3 महीनों का MCLR घटाकर 6.65 कर दिया गया है। MCLR कम होने का मतलब होता है कि आपकी EMI अब कम हो जाएगी। ग्राहकों को होम लोन सस्ते में दिया जाएगा। जानकारों का मानना है कि बैंक के इस कदम से लोगों को फायदा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इससे पहले पिछले महीने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने MCLR में कटौती की थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी टाइम पीरियड्स के लिए MCLR में 0.25% की कटौती की। ये कटौती 10 जून 2020 से लागू हुई थी। कोरोना संकट के इस दौर में जहां ज्यादातर कंपनियों ने अपने स्टाफ के वेतन में कटौती की, वहीं देश के दूसरे सबसे बड़े निजी सेक्टर के बैंक ICICI बैंक ने अपने 80,000 फ्रंटलाइन स्टाफ की सैलरी 8% तक बढ़ाने का फैसला किया है। बैंक ने अपने स्टाफ को कोरोना संकट में काम करने का इनाम दिया है। ICICI बैंक के स्टाफ की अगर बात की जाए तो बैंक में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का ये 80% से ज्यादा है। सूत्रों से मिली जानकारी में सामने आया कि बैंक के इन कर्मचारियों को कोरोना संकट में अपनी सेवा देने के लिए ये इनाम दिया गया है। ICICI बैंक स्टाफ के वेतन में ये बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए की गई है। जुलाई से लागू हो जाएंगी, जो बैंक की तरफ से फैसला लिया गया है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि वेतन में बढ़ोतरी पाने वाले कर्मचारी M1 और उससे नीचे के ग्रेड्स के हैं। इनमें से ज्यादातर फ्रंटलाइन कर्मचारी हैं जो सीधे ग्राहक से संपर्क कर उनका काम करते हैं। ICICI बैंक के ये वही कर्मचारी हैं जो बैंक की शाखाओं और दूसरे कामकाज को सुनिश्चित करते हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में किया है जब ज्यादातर कंपनियों ने लागत घटाने के लिए अपने स्टाफ का वेतन नहीं बढ़ाया या उसमें कटौती की है। कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव के वजह से कंपनियों के लिए लागत कम करना जरूरी है।
वहीं परिवर्तन निर्देशालय ने मुंबई एयरपोर्ट में 850 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिवर्तन निर्देशालय ने जीवीके ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। इस केस में परिवर्तन निर्देशालय ने जीवीके ग्रुप के चेयरमैन जी वेंकट कृष्ण रेड्डी, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक जीवी संजय रेड्डी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ दूसरे 9 प्राइवेट फर्म्स को आरोपी बनाया है। इन लोगों पर 805 करोड़ रुपए की गड़बड़ी करने का आरोप है। ईडी के मुताबिक आरोपियों ने 805 करोड़ रुपए की हेराफेरी की, जिससे कि सरकारी खजाने को 805 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बता दें कि केंद्र सरकार ने मुंबई एयरपोर्ट को मैनेज, ऑपरेट और डेवलप करने का जिम्मा जीवीके ग्रुप को दिया था। ये डील 4 अप्रैल 2006 को हुई थी। आरोप है कि जीवीके ग्रुप ने 805 करोड़ रुपए की सरकारी रकम का फ्रॉड किया है। इस मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर छापेमारी की। सीबीआई जब केस की जांच में जुटी तो मामला खुलता चला गया। सीबीआई ने जांच में पाया कि एयरपोर्ट के आसपास 200 एकड़ की सरकारी जमीन को किसी बढ़िया होटल या मॉल बनाने लायक करने में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।